नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में। हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के अध्याय 4 जिसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। यानी कि इस अध्याय के अंदर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण से जोड़ते हुए देखेंगे। वैश्वीकरण के क्या फायदे थे, उदारीकरण क्या होता है, इन सब के क्या फायदे थे, कैसे जो वैश्विक अर्थव्यवस्था से भारत की अर्थव्यवस्था को जोड़ने से इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े, इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब पहलुओं के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का अध्याय वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। सबसे पहले तो बच्चों आपको मतलब पता होना चाहिए कि वैश्वीकरण क्या होता है। बच्चों वैश्वीकरण का मतलब होता है अपने देश की अर्थव्यवस्था को विदेशों की अर्थव्यवस्था से, यानी कि बाहर के जो देश है उनकी अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही कहलाता है वैश्वीकरण। यानी कि वैश्वीकरण अपने देश की अर्थव्यवस्था का संसार के अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। एक शब्द होता है बच्चों उदारीकरण, यानी कि उदारतावादी नीति। उदारीकरण का मतलब है बच्चों उदारतावादी नीति, यानी कि कुछ विशेष प्रकार की छूट देना। दूसरे देशों की जो कंपनियां हैं उन्हें अपने यहाँ पर निवेश करने के लिए जो पहले नियम हुआ करते थे, कानून हुआ करते थे, उन कानूनों में, उन नियमों में थोड़ी ढील देना कहलाता है उदारीकरण। उदारीकरण सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। यानी कि उन नियमों को थोड़ा सा ढील देना, वे नियम जिनके कारण पहले बाहर की कंपनियां भारत में निवेश नहीं कर पा रही थी, उन नियमों को थोड़ा कम करना या हटाना। निजीकरण क्या होता है बच्चों? निजीकरण का मतलब होता है जो सरकारी स्वामित्व की जो कंपनियां होती हैं उन्हें धीरे धीरे निजी हाथों में सौंपना, ये कहलाता है निजीकरण। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को चरणबद्ध तरीके से निजी क्षेत्र में बेचना। निजी यानी कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह विशेष को उसका स्वामित्व देना। बहुराष्ट्र कंपनियां वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है। यानी कि वे कंपनियां जिनके स्टोर वगैरह जो होते हैं बच्चों, या जो जिनकी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट होती है वो किसी एक देश तक सीमित ना हो, यानी कि अनेकों देशों के अंदर उनके केंद्र हों, उनके ऑफिस हों, तो ऐसी कंपनियों को कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। निवेश बच्चों, निवेश क्या होता है? किसी उद्योग, किसी कंपनी को स्थापित करने के लिए भूमि के ऊपर निवेश, श्रम के ऊपर निवेश, मशीनों के ऊपर निवेश, यानी कि ये जितना भी खर्चा होता है इन सबको काउंट किया जाता है निवेश के अंदर। परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को ही क्या कहते हैं? निवेश। यानी कि आपने इस उद्योग के अंदर कितना निवेश किया। विदेशी निवेश, यानी कि कितनी विदेशी कंपनियां आपके देश में आकर निवेश कर रही हैं, उसे बोलते हैं विदेशी निवेश। बहुराष्ट्र कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्र कंपनियां यानी कि वे कंपनियां जिनका संचालन एक से अधिक देशों में हो रहा है। जब वो कंपनियां आपके देश में आकर निवेश करती हैं तो इसे कहते हैं विदेशी निवेश। एक होता है बच्चों मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार का मतलब होता है आयात और निर्यात पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगाना, यानी कि बिना किसी शुल्क के जो व्यापार होता है उसे कहते हैं मुक्त व्यापार। जब दो देशों के बीच व्यापार बिना किसी प्रतिबंध के होता हो तो उसे क्या कहते हैं? मुक्त व्यापार। एक संगठन है बच्चों विश्व व्यापार संगठन। ये विश्व के जो देशों के बीच में जो व्यापार होता है उनके लिए विशेष प्रकार के नियम और कानूनों का निर्माण करता है। इस विश्व व्यापार को सुगम बनाता है, यानी कि इसके अंदर जो भी कठिनाइयां आ रही हैं उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, यानी कि आसान बनाना, या मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो जितना ज़्यादा सहूलियत दे सकते हैं व्यापार के अंदर वो सहूलियत प्रदान करना। विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्यों की मैं बात करूं तो सबसे मेन उद्देश्य बच्चों यही है कि विदेश व्यापार को उदार बनाना। दूसरा, विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया था, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं विश्व व्यापार संगठन WTO जिसे कहते हैं, ये कुछ विकसित देश आपस में मिले और उन्होंने इस संगठन का निर्माण किया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करना, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये आसान कैसे बना सकता है व्यापार को?
तो जो नियम होते हैं उन नियमों को आसान बनाकर, सुलभ बनाकर देशों को व्यापार अवरोधक हटाने के लिए विवश करना। यानी कि कुछ देश ऐसे होते हैं जो विशेष प्रकार के प्रतिबंध लगा देते हैं अपने देश में आयात और निर्यात पर, तो उनको हटाने के लिए उन देशों को विवश करना। विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है। कुछ देश आज भी हैं जो अभी भी विशेष प्रकार के नियम या कानून बनाकर रखते हैं। एक है बच्चों विश्व बैंक। विश्व बैंक अपने सदस्य राष्ट्रों को वित्तीय सहायता देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यानी कि ये देखो बच्चों कि ये इतनी बड़ी संस्था है कि इससे लगभग 190 देश जुड़े हुए हैं और ये सभी देशों के अंदर वित्तीय सहायता का कार्य करती है। सेज, SEZ जिसे कहते हैं बच्चों, किसी विशेष क्षेत्र में अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान कर विदेशी कंपनियों के निवेश को आकर्षित करना। यानी कि एक विशेष क्षेत्र जहां पर हर प्रकार के कच्चे माल की आपूर्ति हो सके, प्रॉपर बिजली की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, ऐसी सभी मूलभूत सुविधाओं प्रदान करके देना किसी भी कंपनी को कि वहां पे आसानी से आकर कोई भी कंपनी अपना निवेश कर सके, तो उस क्षेत्र को कहते हैं सेज। विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। यानी कि वही बात है बच्चों, जैसे अगर मैं एक राष्ट्र के अंदर मैं बात करूं तो दो व्यक्तियों के बीच में जो लेन देन होता है, 2 से 3 व्यक्तियों के बीच में जो लेन देन होता है वो एक विशेष प्रकार की जरूरत के हिसाब से होता है। तो उसी प्रकार कई देशों के पास विशेष प्रकार की चीजों की जरूरत तो है पर उनके पास उनका उत्पादन नहीं होता, तो उनको वो उत्पादन देना, उस चीज का निर्यात करना, ये है विशेष प्रकार का व्यापार। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाइयां स्थापित करती हैं जो बाजार के नजदीक हों, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो तथा सरकारी नीतियां अनुकूल हों, और इनके द्वारा निवेश किए गए धन को विदेशी निवेश कहते हैं। यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहां आकर जो निवेश करेगी वो क्या होगा, विदेशी निवेश कहलाएगा। कभी कभी इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। यानी कि ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है बच्चों, ये उस देश के, उस राज्य की जो छोटी कंपनियां होती हैं, जो निजी कंपनियां होती हैं, उनके साथ जुड़कर जब कोई कार्य करती है तो उसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर निवेश करना। स्थानीय कंपनियों को अतिरिक्त निवेश के लिए धन तथा उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी प्रदान करती है। यानी कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उस स्थान की जो कंपनियां होती है उनको अधिक निवेश के लिए पैसा भी देती है, जो प्रौद्योगिकी होती है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो भी प्रदान करती है। कभी कभी स्थानीय कंपनियों को खरीदकर उत्पादन का प्रसार करती है, छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है, खास तौर से वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल सामान के लिए। यानी कि ये हर एक रूप से छोटी कंपनियों के बारे में बढ़ चढ़कर कार्य करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करने के तरीके। अब बात आती है कि इनके उत्पादन पर नियंत्रण करने के तरीके क्या है, तो इसके अंदर देखो बच्चों, स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करना। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को अतिरिक्त निवेशों के धन तथा उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी भी प्राप्त होती है। यानी कि इससे जो फायदा होता है वो कहीं ना कहीं जो उस क्षेत्र की स्थानीय कंपनियां होती हैं उनको काफी ज्यादा होता है, क्योंकि उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है, निवेश के लिए धन मिलता है और उनका एक क्षेत्र, उनका दायरा बड़ा हो जाता है। स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना, छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देना, ये सभी जुड़े हुए हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों से। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीदकर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही हैं, जिससे दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। बच्चों देखो, कंपनी जितनी बड़ी होगी उसकी उत्पादन क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी, उसके पास उतनी ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, तो उत्पादन क्षमता बढ़ने के कारण वह अपने जो उत्पादक जो होते हैं, जो विशेष प्रकार की जो चीज़ों का निर्माण करती है, उसे देश के हर एक हिस्से तक पहुंचाने के लिए आराम से उस देश के हर एक हिस्से तक उसे पहुंचा सकती है। अब बात आती है बच्चों कि विदेशी व्यापार कैसे बाजारों का एकीकरण करता है।
विदेशी व्यापार यानी कि विदेशों से जो यहाँ पे निवेश किया जाता है वो कैसे बाजारों को जोड़कर रखने का कार्य करता है, इसके बारे में देखते हैं। विदेशी व्यापार उत्पादकों को अपने देश के बाजार से बाहर के बाजारों में पहुंचने का अवसर प्रदान करता है। ये देखो बच्चों, जैसे मान लो कोई बाहर की कंपनी भारत के अंदर आई और यहाँ की स्थानीय कंपनी के साथ मिलकर किसी प्रोडक्ट का निर्माण किया। अब वो प्रोडक्ट, वो जो बाहर से जो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो आई थी उसके जरिए देश, अन्य देशों तक भी वो पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं वो जो स्थानीय कंपनी थी जो अपने प्रोडक्ट को पहले बाहर विदेशों तक नहीं पहुंचा पा रही थी, अब वो आसानी से उसे पहुंचा सकती है। खरीदारों के समक्ष दूसरे देश में उत्पादित वस्तुओं के आयात से विकल्पों का विस्तार होता है, यानी कि कई प्रकार के नए नए विकल्प खुल जाते हैं। दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से दूर होते हुए भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। देखो बच्चों, होता क्या है, जब दो चीजें प्रतिस्पर्धा में आएंगी तो कहीं ना कहीं मूल्य भी गिरता ही है, जो कि उपभोक्ताओं के लिए काफी अच्छा साबित होता है, जिससे दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य समान होने लगता है। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, वैश्वीकरण मतलब अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, इन कारकों को कौन आसान बनाता है, संभव करता है, उसके बारे में है। प्रौद्योगिकी का विकास, परिवहन में सुधार, यानी कि जितना बढ़िया परिवहन में सुधार होगा, ट्रांसपोर्ट जितना बढ़िया होगा, ये भी कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के लिए अच्छा साबित होगा। सूचना प्रौद्योगिकी, दूर संचार एवं संचार उपग्रह, सरकार द्वारा अवरोधों की समाप्ति और इंटरनेट, ये बच्चों मूलभूत आवश्यकता होती है किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी की, जो अगर कहीं भी आकर निवेश करना चाहती है तो उसे इन चीज़ों की सबसे पहले आवश्यकता होती है। अगर आप किसी कंपनी को इन चीज़ों की आवश्यकता की पूर्ति करते हो तो फिर वो आसानी से आपके यहाँ अपना निवेश कर सकती है। वैश्वीकरण के प्रभाव, अब मैं बात करता हूं बच्चों कि वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े हैं, जिनमें सबसे पहला है उपभोक्ता के लिए जो प्रभाव पड़े हैं, पहले से अधिक विकल्प। अब बच्चों जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां, क्योंकि देखो पहले मान लो कोई एक ऐसी कंपनी थी जो आपके यहाँ पे स्थानीय कंपनी थी, वो प्रोडक्ट का निर्माण करती थी और आपको देती थी। अब आपके पास बहुत सारे विकल्प हो चुके हैं, तो अब आप प्रतिस्पर्धा भी कर सकते हो उनके बीच में। उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता, अब जब बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं तो फिर अब हर एक कंपनी अपने उत्पाद जो होता है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास करेगी। कम कीमत तथा अपेक्षाकृत उच्च जीवन स्तर, यानी कि वो अब लॉन्ग लास्टिंग होगी, लंबे समय तक चलेगी और अच्छी गुणवत्ता वाली होगी। नए रोजगार, अगर मैं रोजगार के रूप में बात करूं तो यहाँ नए रोजगार के अवसर भी बनते हैं, क्योंकि जब कंपनी बाहर से कोई आकर यहाँ निवेश करती है तो वो सबसे पहले यहाँ के जो श्रमिक होते हैं, चाहे कौशल श्रमिक हो चाहे अकौशल श्रमिक हो, उनको सबसे पहले रोजगार देने का कार्य करती है। यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कच्चा माल आपूर्ति कराने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई हैं। अब जब बहुराष्ट्र कंपनी आती है जिसका व्यापार कई देशों के अंदर है और वो आपके यहाँ पे आके कोई चीज़ का प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, आपसे कच्चा माल ले रही है और यहाँ से उन वस्तुओं का निर्माण कर दुनिया के दूसरे देशों में बेच रही है, तो कहीं ना कहीं कच्चे माल की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। और कच्चे माल की आवश्यकता बढ़ रही है तो वे कंपनियां जो कच्चा माल प्रोवाइड करवाती हैं उनके ऊपर उनकी भी जो समृद्धि है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरी हैं, जैसे टाटा मोटर्स। बच्चों टाटा मोटर्स ये भारतीय कंपनी है पर इसके ऑफिस कई अन्य देशों के अंदर भी है, ऐसे ही इन्फोसिस, रेनबैक्सी, एशियन पेंट्स इत्यादि। अब बात आती है न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए प्रयास, कि क्या प्रयास किए जाए एक न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा। सरकार की नीतियां सबको संरक्षण प्रदान करने वाली होनी चाहिए, यानी कि क्या एक न्याय संगत वैश्वीकरण से अर्थव्यवस्था को जोड़ने के कारण है। सबसे पहले बच्चों इसी बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो नीतियां बनाई जा रही है सरकार के लिए वो उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए कितनी लाभदायक हैं। सरकार सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित क्रियान्वयन हो और श्रमिकों को उनका अधिकार मिले, यानी कि उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों में जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनके काम का वेतननामा सही से मिले। सरकार न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौता कर सकती है, समान हित वाले विकासशील देशों से गठबंधन कर सकती है, यानी कि सरकार के पास कई प्रकार के ऑप्शन
अवेलेबल होते हैं। अब मैं बात करता हूं भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव, कि भारत में वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े हैं। तो स्थानीय एवं विदेशी उत्पादकों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ता को लाभ हुआ है। बच्चों प्रतिस्पर्धा जितनी बढ़ेगी कोई भी दो चीजों के बीच में, जैसे मान लो बच्चों एक कोई क्षेत्र है, वहां कोई दुकानदार है जो सिर्फ उसी क्षेत्र के अंदर सिर्फ उसी दुकानदार के पास चाय पत्ती मिलती है, तो फिर वो अपना मनमाना रेट लगाएगा चाय पत्ती के ऊपर। वही मान लो बच्चों उस क्षेत्र के अंदर कोई दो व्यक्ति हैं जो चाय की दुकान करते हैं, तो अब आपके पास दो विकल्प रहेंगे, अगर एक महंगा लगाता है तो आप दूसरे के पास जा सकते हो। उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो सकते हैं। यानी कि प्रतिस्पर्धा मिलेगी तो इन सब चीजों में उनको फायदा होगा ही होगा। विदेशी निवेश में वृद्धि, यानी कि एफडीआई, जितना ज्यादा विदेशी निवेश होगा बच्चों देश की अर्थव्यवस्था में उतना ही सुधार होगा। उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं और इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली से निवेश कर अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया है। यानी कि वे कंपनियां जो स्थानीय कंपनियां थी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने के कारण उन्हें न्यूनतम टेक्नोलॉजी मिली, जिसके कारण उन्होंने उत्पादों की जो गुणवत्ता है उसको उत्कृष्ट बनाया और इससे उनका भी अच्छा खासा कार्य या अच्छी खासी इनकम प्रारंभ हो गई। बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग्य बनाया है। जैसे कि अभी अपने बात की टाटा, इन्फोसिस जैसी जो बड़ी भारतीय कंपनियां थी, आज ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में नामित है। सेवा प्रदाता कंपनियां, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया गया है। अब बात करते हैं बच्चों व्यापार अवरोधक तथा इनका महत्व, कि व्यापार में अवरोधक क्यों जरूरी है, इनके क्या फायदे हैं कि आप व्यापार में भी अवरोध लगा सकते हो। वे नियम तथा कानून जो देशों के आयात निर्यात पर अंकुश लगाते हैं उन्हें कहते हैं व्यापार अवरोधक। सरकार व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने तथा देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए कर सकती है। जैसे कि मान लो बच्चों किसी चीज की हमें जरूरत है ही नहीं तो फिर हम उसका आयात क्यों करें, तो अब उसके आयात को भारत सरकार जो है विशेष प्रकार के नियमों के द्वारा अंकुश भी लगा सकती है। अब बात आती है बच्चों विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसकी बात हमने इस अध्याय के शुरू में भी की थी, सेज, यानी कि कुल मिला के एक ऐसा क्षेत्र जहां विशेष प्रकार की छूट दी गई हो विदेशी कंपनियों को, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को। केंद्र एवं राज्य सरकारें द्वारा भारत में विदेशी निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना जहां विश्व स्तरीय सुविधाएं जैसे कि बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध हों। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर बसने के लिए, यहाँ पर निवेश करने के लिए जिन अनुकूल चीजों की आवश्यकता हो उन्हें वह सब अनुकूल चीजें प्रोवाइड करवाना। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय के अंदर हमने वैश्वीकरण के बारे में जाना, कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ सकते हैं, इसके क्या फायदे हैं, स्थानीय कंपनियों को क्या फायदे हुए, उपभोक्ताओं को क्या फायदे हुए, इन सब के बारे में जाना। अब हम मिलते हैं अर्थशास्त्र के अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।